नरेंद्र मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पिछले 11 सालों में इन्होंने इन 5 टेक्निक्स का यूज किया ताकि ये लोगों के दिमाग में अपने आप को भगवान की तरह स्थापित कर दें। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। एक ऐसा फकीर आदमी जिसने पॉलिटिशियन बनने से पहले ही पेरिस से लेके अमेरिका तक, इटली से लेके जर्मनी तक पूरा वर्ल्ड टूर कर लिया था। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। हाँ, देश को बर्बाद करके अडानी की जेब भरने के लिए भेजा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की उन 5 टेक्निक्स के बारे में जिनका यूज करके उन्होंने इस देश के 80% लोगों को अपना भक्त बना लिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके मोदी जी ने लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया पीएम की कुर्सी पाने के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी ये चीज मानोगे कि मोदी जी बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति हैं। वैसे इसे चालाकी भी कह सकते हैं। तो जैसा कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैंने 35-40 सालों तक भीख मांग के अपना पेट भरा है। 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था। अब चलो, इतना तो लोगों को याद नहीं रहता कि उनने 35 साल भिक्षा मांगी या फिर 40 साल भिक्षा मांगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि नरेंद्र मोदी जी पहली बार एमएलए बने थे 24 फरवरी 2002 को, और तब इनकी एज थी 52 इयर्स। और नरेंद्र मोदी जी के अपने खुद के इंटरव्यू के हिसाब से इन्होंने 1967 में केवल 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। यानी कि 17 इयर्स की एज से लेके 52 इयर्स की एज के बीच का टाइम इन्होंने भिक्षा मांगते हुए बिताया। पेरिस में, व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, इटली में, जर्मनी में, लंदन में और मलेशिया में। हो माय गॉड, भिक्षा मांगने में इतना ज्यादा पैसा मिलता है कि व्यक्ति पूरा दुनिया घूम ले। मुझे नहीं पता था भिक्षा मांगने वाली फील्ड के अंदर इतना ज्यादा पैसा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने भिक्षा मांगते हुए पूरी दुनिया घूम ली, वो भी बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के, बैग टांग के, एकदम बढ़िया सी घड़ी वड़ी लगा के। और इसी टाइम पीरियड में नरेंद्र मोदी जी ने बीए भी कर लिया था और एमए भी, जिसकी डिग्रियां खुद इनके परम मित्र अमित शाह जी ने दिखाई थी। अमित शाह ने मीडिया के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने मीडिया के सामने ये डिग्री सार्वजनिक की है। इमेजिन करो दोस्तों, 40 साल भिक्षा मांग के इतना पैसा इकट्ठा कर लेना कि आप पूरा वर्ल्ड टूर कर लो, 2 डिग्रियां भी कर लो और आरएसएस के अंदर रहते हुए इतने इंपॉर्टेंट भी बन जाओ कि आपको एमएलए का टिकट भी मिल जाए। और ये चीज आप भी जानते हो कि इंडिया के अंदर एक नॉर्मल से सरपंची के चुनाव को लड़ने के लिए भी कैंडिडेट को 12 से 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, कई भंडारे करवाने पड़ते हैं, कई रैलियां करनी पड़ती है। तो जरा इमेजिन करो कि एक एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति 40 सालों तक भिक्षा मांग रहा था, क्या लोग उसे एमएलए के लिए वोट देंगे? कभी देखा है किसी भिखारी को चुनाव में खड़ा होते हुए और जीतते हुए? वेल, इनकी दूसरी टेक्निक थी कॉल योरसेल्फ गॉड। और ये चीज बीजेपी का हर एक नेता दिन में 100 बार बोलता है। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान नहीं, मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी जी है ना, साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। मोदी राम और अमित शाह। और ये लोग केवल ऐसा बोलते नहीं है, बल्कि मोदी जी को भगवान साबित करने के लिए इन्होंने इनके मंदिर तक बनवा रखे हैं। पुणे में, गुजरात में और तमिलनाडु में, तीनों जगहों पे नरेंद्र मोदी का मंदिर है। और अगर आपको लग रहा है कि ये जनता ने इनके काम से खुश होकर बनवाया है, अजी घंटा, ये खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बनवाए हैं। लेकिन ये बात मीडिया आपको नहीं बताएगी, वो ये बोलेगी कि ये लोगों ने बनवाए हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई, मोदी जी का जलवा हर जगह है। अब मंदिर बनने के बाद भगवान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उनकी आरती। तुमको याद हो तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन्होंने एक नारा भी दिया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने 1986 में ये ऑर्डर पास किया था कि राम मंदिर के दरवाजे खोले जाएं ताकि हिंदू धर्म के लोग वहां पे जाके पूजा कर सकें। जिसके बाद मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड ने ये कोर्ट में अपील की थी कि ये जमीन हमारे नाम पर है, और तब जाके ये केस चला था। ये महज एक इत्तेफाक है कि इस केस का फैसला तब आया जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने, और बीजेपी वालों ने इसे ऐसे सेल किया जैसे पूरा योगदान ही इनका है और किसी ने कुछ किया ही नहीं है। और ये बीजेपी के नेता कितने ज्यादा अक्लमंद है, इस बात का अंदाजा आप इनके इस बयान से लगाओ
जहाँ पे ये कहते हैं कि मुस्लिम जो है वो रावण के वंशज हैं, जबकि इंडिया के बच्चे बच्चे को ये पता है कि रावण एक ब्राह्मण था जिसके पूर्वज पुलस्त्य मुनि थे, जिनके पिताजी खुद ब्रह्मा थे, यानी कि वो खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का वंशज था। लेकिन अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम लोग ब्राह्मणों के वंशज हैं, यानी कि इनका डिबेट यही खत्म हो गया, ब्राह्मण और मुस्लिम तो भाई भाई हो गए। अब ये हिंदू मुस्लिम कैसे करेंगे? हमारे मोदी जी की तीसरी टेक्निक थी अपने कंपटीशन को बदनाम कर दो, जिसके अंदर इन्होंने कई 100 करोड़ों रुपए खर्च कर दिए राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने पहले तो इन्होंने खुद उल्टे सीधे बयान दिए कि यहाँ से आलू डालेंगे वहां से सोना निकलेगा, जिसके बाद इसे आईटी सेल वालों ने राहुल गांधी के बयानों के साथ ऐसे एडिट किया कि लोगों को लगे कि ये राहुल गांधी का बयान है। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। ये तो मैंने आपको केवल एक एग्जांपल बताया है। एक्चुअल बात यह है कि राहुल गांधी के जितने भी पप्पू मूवमेंट आपको इंटरनेट पे दिखाई देते हैं वो असल में सारे मोदी जी के मूवमेंट हैं, जिनको राहुल गांधी का मूवमेंट बना के सर्कुलेट कर दिया गया। आप खुद ही कंपेयर करो यार, 11 सालों में जिस इंसान ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं दिया, वो ऐसे बयान देगा या फिर वो व्यक्ति ऐसे बयान देगा जो खुलकर किसी से भी बात कर लेता है, 10 लोगों के बीच में बैठ के उनके असली सवालों के जवाब खुल के देता है जनता के सामने, जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक बुलाया गया है। क्या वो ऐसे बयान देगा? ये याद रखो कि नरेंद्र मोदी वही इंसान है जिन्होंने रोजगार पे पूछे गए सवालों पर यह जवाब दिया था कि नाले के अंदर पाइप डालो, उसकी जो गैस निकलेगी उससे पकौड़े तलो। कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है, और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। ये वही इंसान है जो ये सोचते हैं कि जब बादल है, पानी गिर रहा है, तो जो रडार सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, वो जेट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता, और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को ये बोल रहा है, और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। पता है यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? राहुल गांधी पहले अपने इंटरव्यूज हमेशा इंग्लिश में बोलते थे, और इस देश के 70 से 80% लोगों को इंग्लिश उतनी समझ नहीं आती, और ये जो मीडिया वाले हैं ये राहुल गांधी की चाटते नहीं थे, तो वो भी एक्सप्लेन नहीं करते थे कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि आखिर ये बंदा बोल के क्या चला गया। वहीं पे नरेंद्र मोदी जी के जो स्क्रिप्ट राइटर है उन्हें अच्छे से पता है कि किन शब्दों का प्रयोग करना है जो इस देश के लोगों को ऊर्जा से भर देंगे। बाकी बचा हुआ काम इनके मीडिया वाले चाटुकार कर देते हैं कि मोदी जी ने ये बोला, मोदी जी ने वो बोला। अब देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं है, असली पत्रकारों के सवालों के जवाब देने नहीं है, जनता से रूबरू होना नहीं है, मन की बात करनी है, कैसे भी कर लो। राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी को एक 1-to-1 डिबेट का चैलेंज भी दिया था, लेकिन मोदी जी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं,
प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। अब हमारे मोदी जी की चौथी टेक्निक समझते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। अब ये बहुत ही सिंपल सी बिजनेस टेक्निक है जो बच्चा जानता है, जो बिजनेस फील्ड में इंटरेस्टेड है, कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा दिखेगा लोग उसे उतना ज्यादा याद रखेंगे। और ये बात हमारे मोदी जी को भी बहुत ही अच्छे से पता है, क्योंकि वो भी पहले बिजनेसमैन रहे हैं, चाय बेचते थे ना। तभी तो अखबारों से लेके रेडियो तक, टीवी चैनल से लेके सोशल मीडिया तक, पेट्रोल पंप के होर्डिंग से लेके सड़कों पे लगे पोस्टर तक, सरकारी स्कीमों से लेके कोविड के वैक्सीन के सर्टिफिकेट तक, हर जगह सिर्फ नरेंद्र मोदी। इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये गांधी जी को हटा के खुद नोटों पे चिपक जाए। आपको याद होगा पहलगांव का अटैक हुआ, सेना ने अपना काम किया, लेकिन पोस्टर किसके लगे? जैसे ये लड़ने गए थे। I&B मिनिस्ट्री ने बताया कि मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में 6,451 करोड़ रुपए केवल मोदी जी के एडवर्टीजमेंट में खर्च किए हैं। एक दिन में 71 लाख रुपए ये लोग खर्च कर देते हैं सिर्फ अखबारों में मोदी जी की तस्वीर छापने में। अब ये तो सरकारी पैसे का हिसाब था, लेकिन बीजेपी के जो फंड खर्च होते होंगे वो अलग, और जो गोदी मीडिया की पेमेंट जाती होगी वो अलग। मोदी जी की जो आखिरी टेक्निक थी जो मेरे समझ में आई, वो ये कि अपने आप को एक आदर्श पुरुष की तरह रिप्रेजेंट करो। एक चीज आप सबने देखी होगी कि मोदी जी अक्सर अपनी माता जी से मिलने जाते थे, लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि वहां पे और कोई क्यों नहीं होता था? मतलब मोदी जी के 4 और भाई भी हैं, उनके भी परिवार वाले हैं, उनसे क्यों नहीं मिलते? जबकि वो तो खुद ये कहते हैं कि हमको इनसे मिलने नहीं दिया जाता। अब ये बिल्कुल मत कहना कि मोदी जी ने देश के लिए परिवार को छोड़ा है। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो घर तक जाए, घर के और लोगों से ना मिले। और अगर मान लो इनके पास टाइम नहीं है, तो फिर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, निक और प्रियंका, अडानी अंबानी, इनकी शादियों में जाने का टाइम कहां से आता है? और चलो ये टाइम तुम्हारे पास है, तो फिर मणिपुर जब जल रहा था, आसाम में जब दंगे हो रहे थे, बिहार, लद्दाख, यहाँ पे क्यों नहीं गए? क्या इन स्टेट्स के लोग तुम्हारे देश के लोग नहीं है? अगर देश के लिए परिवार को छोड़ा है, तो फिर इन देश के लोगों की प्रॉब्लम सुनो ना, जाके उनसे मिलो, उनकी दिक्कतों को दूर करो। ये अकेले ऐसे पीएम है जो अपनी माँ से जब मिलने जाते थे तो और कोई नहीं बल्कि 3 अलग अलग कैमरामैन को लेके जाते थे, ताकि 3 अलग अलग कैमरा एंगल से फोटो शूट हो पाए, वीडियोग्राफी हो पाए। अरे चाटू पत्रकारों को 2-3 दिन का कंटेंट भी तो देना है। आप मुझे एक बात बताओ, आप अपनी माँ से मिलने जाओगे तो अकेले जाओगे या फिर कैमरामैन को लेके जाओगे? अरे माँ से मिलना है यार, तुम्हारा अपना उनका रिश्ता है, प्यार भरा, जाओ उनसे मिलो चुपचाप। और अगर आप ये कहते हो कि पीएम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं ताकि लोगों को पता रहे पीएम कहां गए, क्या कर रहे हैं, तो फिर भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? इतने क्यों डरते हो? हमें तो बहुत सारे सवाल पूछने हैं आपसे। एसएससी एग्जाम का क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, आओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये इकलौते ऐसे पीएम है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी, तब तक दाढ़ी नहीं काटूंगा जब तक कोरोना नहीं चला जाएगा, ये इनका स्लोगन था। लेकिन वहीं पे जब इनकी माता जी एक्सपायर हो गई तब इन्हें टकली नहीं करवाई, उल्टा ये बोलने लगे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। खैर बहुत हो गया आज की वीडियो के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे अंधभक्त दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। गांधी जी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जिसे आप जरूर देखना। मैं मिलूंगा आपको फिर से एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।